हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। बच्चे, आज हम यहाँ पे बीएससी 6th सेम का ठीक है हमारा पेपर 1 है। तो बच्चे, हम आज यहाँ पे बीएससी 6th सेमेस्टर का पेपर 1 यानी कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स। आप सोचते होंगे कि रोज़ नेक्स्ट क्लास के अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स बोलते हैं। बच्चे, इसलिए बोला जाता है ताकि आपको पता हो कि पेपर का नाम क्या है, क्योंकि जब आपसे कोई एग्ज़ामिनर या फिर आपको बाद में पूछा जाता है कि ये टॉपिक कौन सी बुक का था, तो आपको यही नहीं पता होता कि आपकी बुक का नाम क्या है। इसीलिए मैं हर लेक्चर के अंदर जैसे आपका पेपर 1 बोलती हूँ तो आपको बताती हूँ कि हमारी बुक कौन सी है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स है, जिसके अंदर अब हम क्या कर रहे थे, सेकंड यूनिट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट के अंदर मैंने आपको एनामोलस जीमन इफेक्ट वगैरह तो करवा दिया था, और उसकी स्प्लिटिंग ऑफ D1 D2 आपका जो लाइन्स आई थी आपकी सोडियम, उससे वो भी करवा दिया था। नॉर्मल जीमन इफेक्ट भी करवा दिया था, राइट। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो है हमारा पाश्चन बैक इफेक्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पाश्चन बैक इफेक्ट। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पाश्चन बैक इफेक्ट। तो इसको लिखने से पहले एक बारी समझ लेते हैं, राइट, क्योंकि हमने हर ही लेक्चर के अंदर ऐसे किया है, पहले उस चीज़ को समझा है, उसके बाद में क्या किया है उसके लिए लिखा है हमने। ठीक है, तो बच्चे ध्यान दो कि जब आप क्या कर रहे थे, आपने एनामोलस जीमन इफेक्ट किया, नॉर्मल जीमन इफेक्ट किया। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में तो आपको ये पता चला कि वहाँ पे क्या था, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही था, एल स्टार ही था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपने रखा, तो ओनली ये जो एल है वो आपका क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये किसका था, आपका नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए था। अब हम किसके बारे में करते हैं, एनामोलस जीमन इफेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है, एनामोलस जीमन इफेक्ट के अंदर हमने ये कहा था कि वहाँ पे हमारा स्पिनिंग फैक्टर भी इसके अंदर आता है। तो जो एल स्टार और एल स्टार जो है वो आपस में इनकी जो आपकी बॉन्डिंग है, कपलिंग है, वो आपकी क्या हो जाती है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद जो हमारा एल स्टार और एस स्टार था, वो हमारा इनके बाद जो आपका जे स्टार आपका रिजल्टेंट निकला, तो इन दोनों के बीच की कपलिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। किससे, आपके जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया था उससे। तो अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो ये दोनों आपस में प्रेसेस करने लगे और इन्होंने टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका वहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये जो रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आपका था, वो क्या करता था, आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रोसेस करता था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार आपका ये जो जे वेक्टर है ये आपका क्रिएट हुआ है, ये एल और एस आपका जैसे था, ये इन्होंने टोटल आपका एंगुलर मोमेंटम आपका क्रिएट किया। और फिर इस टोटल ने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, जैसे ये आपका एल स्टार है, ये आपका एस स्टार है, इन्होंने किसके अराउंड प्रिसेशन किया, आपका जे स्टार के अराउंड प्रिसेशन किया। और ये जो जे स्टार है ये आपका इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या करेगा, प्रेसेस करेगा। ठीक है, तो ये आपका किसका था, आपका एनामोलस जीमन इफेक्ट का था। जब आपका इंटरनल आपका मैग्नेटिक फील्ड जो था आपका एल स्टार एस स्टार की वजह से, जब वो ज़्यादा हो जाता है आपके जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवा रहे हो उससे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है पाश्चन बैक इफेक्ट। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था तो आपको ये कहा था कि वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जीमान इफेक्ट जो है उसके दो टाइप आपके ये दोनों हो गए, एक आपका पाश्चन बैक इफेक्ट है और एक आपका क्या है, स्टार्क इफेक्ट था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये दोनों जो थे वो तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही थे। ठीक है, और स्टार्क इफेक्ट किसकी वजह से आता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। ठीक
ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके अंदर पास्चन बैक इफेक्ट, यानी कि है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो अब इसके अंदर क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, हमें ये चीज़ देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे दिया था उसको आपने स्ट्रॉन्ग दे दिया, ठीक है। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दे दिया तो ये जो आपका एल स्टार था वो आपका अलग से ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रोसेस करने लग गया, और ये जो आपका एस स्टार था ये भी क्या करेगा, अलग से इस मैग्नेटिक फील्ड से के अराउंड प्रोसेस करने लग गया। और इन दोनों के बीच से जो आपका एल स्टार एस स्टार के बीच की जो कपलिंग होती है उससे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ वो आपके इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच का जो कपलिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, अलग से ही इंडिविजुअली इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे पास्चन बैक इफेक्ट है, जब आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाइड करते हो और इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हमारा इंडिविजुअली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस करने स्टार्ट कर दे अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसको आप बोलोगे पास्चन बैक इफेक्ट। और जब आपका वीक होता है और आपका एल स्टार एस स्टार आपका प्रोसेस करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के अराउंड, एंड देन टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज प्रोसेसिंग अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड द एनामोलस ज़ीमन इफेक्ट। एंड इन दिस मोर देन 3 स्पेक्ट्रल जो आपका डबलेट है वो आपका मोर देन 3 आपका स्पेक्ट्रल लाइन से आपका स्प्लिट होता है। और नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड इन दिस द सिंगलेट लाइन इज स्प्लिटिंग इनटू द 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो होप आपको ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया है। तो आपको अब पेपर के लिए पास्चन बैक इफेक्ट कैसे लिख के आना है हम वो लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हेडिंग डाल लो पास्चन बैक इफेक्ट। तो इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि इन ज़ीमन इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक field is weaker than the internal magnetic field। जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़ीमन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से कम होता है ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो हमारा एल स्टार एस स्टार है वो कपलिंग करके रिजल्टेंट जे स्टार फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार remains intact to form the resultant J star, ठीक है। और ये दोनों ये कहते हैं, लेकिन अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया तो ये दोनों के बीच की कपलिंग ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे कि when the external magnetic field become greater than the internal magnetic field due to spin and orbital motion of electron, the coupling between L star and S star
is broken down and both of them are quantized or processing separately and process more or less independently around B. This is Paschen-Beck इफेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर अब क्योंकि देखो जो आपका जब आपका इस वाले के बारे में बात करते हैं एल स्टार और एस स्टार के, उसमें जब वो जे स्टार बना रहा था तो उस टाइम पे आपका जैसे एल स्टार उसमें आ गया तो वो फाइन स्पेक्ट्रा को भी बता रहा है। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को बताता है। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पास्टन-बेक का, वो इसके फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के लिए जो हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था उससे ज़्यादा है। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field B here is greater than the fine structure splitting। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम फिगर बना लेते हैं इसका। कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये जो आपका एल स्टार था, ठीक है, और ये आपका यहाँ इसके अलोंग प्रिसेस करेगा, और ये आपका एस स्टार था, ये भी क्या करेगा, इसके अराउंड प्रिसेस करेगा। ठीक है, तो इसके अराउंड हमने इसकी प्रिसिशन बता दी है। और आप सबको पता ही है इसकी जो टोटल वैल्यूज़ ये लेके चलेगा एल स्टार, वो कितनी वैल्यू लेके चलेगा एम एल, और एस स्टार कितनी वैल्यू लेके चलेगा आपका एम एस तक। ठीक है, तो एम एल और एम एस के आपकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, एम एल कितनी वैल्यू रखता है आपका प्लस एल से लेके माइनस एल तक, जिसको हम 2l+1 से भी बता सकते हैं। और ये कितनी वैल्यू लेके चलेगा आपका एम एस का प्लस एस से लेके माइनस एस तक। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू को हम बता देंगे। तो अब इस वेक्टर एटम मॉडल, ये क्या है आपका बेटा, ये वेक्टर मॉडल है ना आपका, किसके लिए, पास्टन-बेक इफेक्ट के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से आप प्रोजेक्शंस को कंसीडर कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखिए द वेक्टर मॉडल फॉर पास्टन-बेक इफेक्ट इज shown in figure। Here L star and S star process about B independently। ठीक है, in such a way, किस वे में कि एल स्टार प्रोजेक्शन कर रहा है हमारा बी के उसमें, तो उसकी कितनी वैल्यूज़ होगी आपकी एम एल जितनी, यानी कि प्लस एल से लेके माइनस एल, और एस स्टार हमारा बी के उसमें प्रोजेक्शन कर रहा है तो उसकी दो ही वैल्यूज़, क्योंकि एस की तो प्लस हाफ, मतलब एस आपका क्या है, हाफ होता है, तो एम एस आपका दो ही वैल्यू रखेगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो किस उसमें होगा, फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ एल स्टार on B takes वैल्यू कितनी, एम एल के जितनी, और एम एल क्या होता है आपका प्लस एल टू माइनस एल वैल्यू रखता है। ठीक है, और सेकंड क्या है आपका प्रोजेक्शन ऑफ एस स्टार ऑन बी टेक्स ओनली टू वैल्यूज़, कौन कौन सी, एम एस की जितनी रखेगा, जो कि कितनी होगी आपकी प्लस माइनस हाफ।
ठीक है। तो आपकी ये दो वैल्यूज़ हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने पाश्चन बैक वो आपका नॉर्मल जीमान इफेक्ट और एनामोलस जीमान इफेक्ट किए थे, उस टाइम पे हमने क्या किया था बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करी थी। तो अब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर इंटरेक्शन एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी इसके अंदर किस किस की वजह से होगी, वहाँ पे तो देखो एक के अंदर तो एल स्टार की वजह से थी, और नॉर्म उसमें एनामोलस जीवन इफेक्ट में जे स्टार की वजह से होगी, तो जे के कॉरेस्पॉन्डिंग बता दी। लेकिन यहाँ पे तो एल स्टार और एस स्टार दोनों की ही वजह से आपको बतानी पड़ेगी अलग अलग से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ही क्या कर रहे हैं, प्रिसेस कर रहे हैं बी वेक्टर के अलाउ। ठीक है। और हमें तो एक फॉर्मूला पता ही है ना इसका, कौन से वाला, कि अगर एल स्टार आपका उसके अराउंड प्रिसेस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाला हुआ है, कितना आपका माइनस का GE/2m, और यहाँ पे अगर ये वेक्टर के फॉर्म में ही होगा ना तो ये एल वेक्टर हो जाएगा, और एल वेक्टर आप सभी को पता है √L × L प्लस में 1, और यहाँ कितना हो जाएगा h कट। सिमिलरली आपकी ये जो g वैल्यू है वो ऑर्बिटल के लिए GL ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है 1, और अगर मैं स्पिन का केस लेके चलूँ बेटा तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होती है 2, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, s वेक्टर हो जाएगा, तो s वेक्टर के लिए s √S इंटू में s प्लस में 1, और यहाँ पे h कट हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हैं इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन एनर्जी आपने कैसे लिखी थी, अगर आपके पास j की वैल्यू थी तो μj.b करके लिखा था। तो अब आपके पास क्या है, ऑर्बिट है और स्पिन है, तो ऑर्बिट और स्पिन की इंटरेक्शन एनर्जी कैसे होगी, μl.b, और ये कितनी हो जाएगी μs.b। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी दोनों के नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस प्लस करके आप लिख सकते हो। तो इसमें लिखिएगा कि आपको टोटल एनर्जी बतानी है फर्स्टली। ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टोटल एनर्जी आपकी कितनी होगी, तो बेटा वो आपकी दो उससे होगी। फर्स्टली आप क्या बोल रहे हो, एनर्जी ड्यू टू प्रिसेशन ऑफ एल स्टार अराउंड बी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, एनर्जी ड्यू टू प्रिसेशन ऑफ एस स्टार अराउंड बी। ठीक है। तो ये दोनों आपके यहाँ पे ये एनर्जीज आपकी आई हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको टोटल एनर्जी बतानी है। ठीक है। तो आप बताओगे कि टोटल इंटरेक्शन एनर्जी इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पहले वाली इंटरेक्शन एनर्जी कौन सी हो गई, एल स्टार का जो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसको लिखेंगे, और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी इंटरेक्शन एनर्जी जो एस स्टार बी के साथ बना रही थी उसको लिखेंगे। ठीक है। तो इंटरेक्शन एनर्जी का मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसा होता है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव में लिखा जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उसको बी को लिखने की तो जरूरत उसमें अब है ही नहीं, तो यहाँ मतलब लिखेंगे सॉरी लिखेंगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है। तो पुट करने के बाद मैं पूरा रिजल्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, तो पूरा रिजल्ट बेटा अपना कितना हो जाएगा, इसके लिए तो हो जाएगा EB/2m ML/h कट। ML किसको बोलते हैं, ये जो √, ये जो आप L स्टार बोल रहे हो इसको आप L स्टार बोलते हो ना, इसको L स्टार बोलते हैं, और L स्टार की ही तो आप ML की वैल्यू को लेके चलते हैं कि कितनी उसकी देगी, तो इसको हम ML/h कट भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्लस में जब हम स्पिनिंग का लेके चलते हैं तो मैंने आपको बताया था उसके लिए यहाँ पे तो GL तो आपका 1 होता है, और स्पिन के लिए वो 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2EB/2m, और यहाँ पे MS/h कट आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला बनाना है इंटरेक्शन एनर्जी का, तो यहाँ से देखो बेटा EB/2m और h कट, ये तो आपका क्या आ रहा है, वैसे तो कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन कर दीजिए। ठीक है। तो कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचा, ML प्लस में 2MS, और यहाँ पे आ गया आपका EB
एच और अपॉन में कितना हो जाएगा ये 4πm। ठीक है, ये जो है ये और कुछ नहीं, ये क्या है, लॉरेंट्स यूनिट होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लॉरेंट्स यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको एल भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये लॉरेंट्स की यूनिट होती है, तो हम इसको एल वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको हम अब यहाँ पे देखो, जब हम उसके नॉर्मल जिमन इफेक्ट और एनामोलस जिमन इफेक्ट में जब इस तरीके से टर्म आ जाती थी तो इस पे ही हम सिलेक्शन रूल बनाते थे। अब हमारे पास ml प्लस में 2ms हो गया, इसका मतलब सिलेक्शन रूल आपका इसी का ही हो जाएगा ml प्लस में 2ms के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके लिए, तो बस इतना ही है। तो लेकिन टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ, टॉपिक अभी रिमेनिंग है। तो आपका डेल ml प्लस में 2ms के लिए करना था हमें सिलेक्शन रूल। तो हमें ये पता है कि डेल ml के लिए, क्योंकि हमने पहले निकाला हुआ है, उसका सिलेक्शन रूल है 0 ± 1, और हमें ms का भी पता है, उसके लिए तो वो वैल्यू आपकी चेंज इन ms आपका 0 ही आएगा। ठीक है, चेंज इन ms आपका कितना आना चाहिए, 0। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्टेंट आपका सिलेक्शन रूल बनाए तो वो कितना हो जाएगा, 0 ± 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब के आपका पाश्चन-बैक इफेक्ट के अंदर या तो इस तरीके से लिखना है या फिर डेल चेंज इन ml प्लस में 2ms आपका किसके इक्वल आएगा, 0 ± 1। ये क्या है, हमारा सिलेक्शन रूल, ये हमारा सिलेक्शन रूल है। ठीक है, तो अब आप इसके आगे करिए। जब आपने सिलेक्शन रूल यहाँ पे बता दिया और टोटल आप उसको एल वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी टर्म वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें क्या देखना है, उसकी स्प्लिटिंग करवानी है। स्प्लिटिंग करवाने के लिए उसकी टर्म वैल्यू को देखना पड़ेगा, और टर्म वैल्यू यानी कि टर्म शिफ्ट, तो टर्म शिफ्ट इसके अंदर कितनी हो जाएगी, टर्म शिफ्ट। तो टर्म शिफ्ट कितना हो जाएगा बेटा, मैंने आपको बता रखा है टर्म शिफ्ट कैसे लिखा जाता है, एनर्जी को डिवाइड कर दो -hc से। लेकिन अब आपने इंटरेक्शन एनर्जी ली हुई है। ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी के लिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, डेल ई है, तो यानी कि डेल टी के लिए निकलेगा डेल टी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में hc। तो इसका मतलब आपका जो डेल ई की वैल्यू है उसको hc से डिवाइड कर दो। तो डेल ई अपना कितना था, ml प्लस में 2ms, और यहाँ पे कितना था हमारा EB बाय यहाँ पे कितना था H, और ये कितना था 4πm, और यहाँ पे ये देखो CB आ गया, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा C, तो यहाँ और H से H को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बेटा अब ये तो किसके लिए था, आपका पूरा आपने ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बता दिया और स्पिन का इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बता दिया, लेकिन ये भी तो एक वो है कि आपने इसके अंदर जैसे इसको लिया तो है इस टर्म को, लेकिन ध्यान दो कि इसके अंदर क्या हम ये तो कह रहे हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ा दिया, ब्रेक हो गया, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ तो इसका इंटरेक्शन दोनों का हुआ होगा ना, जो ब्रेक डाउन हुआ। तो इसका मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका जो कपलिंग हुआ था L स्टार S स्टार के अंदर, हमें इसके अंदर उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कपलिंग थी उसको भी हम इस फॉर्मूले की करेक्शन के अंदर इसको एडअप करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें हुआ ही था इंटरेक्शन, वो बात अलग है टूट गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तो प्रेशर आ गया तो टूट गया कपलिंग, लेकिन थी तो उसके अंदर, तो हम इसके अंदर इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पे लिखो, इसके बाद स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टर्म, स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टर्म इसके अंदर बतानी पड़ेगी। तो वो क्या है आपकी, द स्मॉल इंटरेक्शन एनर्जी ड्यू टू वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, और इसको हम बता रहे हैं एंड इज गिवन बाय, कैसे दे सकते हैं, वही इंटरेक्शन एनर्जी। तो स्पिन ऑर्बिट जो मैंने आपको स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था टोह के लिए। वो टोह का फॉर्मूला कितना था बेटा, आपका अल्फ़ा डैश L स्टार S स्टार
कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, इस तरीके से बताया था। तो ये माइनस के अंदर आपका टर्म शिफ्ट के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे देखो आप याद करोगे, ये जिस बच्चे ने ये नहीं किया है आप वहाँ पे जाके इसको करना, ये माइनस के साइन के साथ आता है, ठीक है। तो इसको टर्म शिफ्ट को अगर हम बोलेंगे इसके एल एस के लिए स्मॉल उसमें, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, और यहाँ पे अल्फा डैश एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, ठीक है। अब ये आपस में कपलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपस की कपलिंग इनकी बाद में टूट जाती है, और एल स्टार आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रेसेस करता है और एस स्टार आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रेसेस करता है। इसका मतलब हमें इसको इसी के फैक्टर में बताना पड़ेगा। तो ये एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार आपके बी के साथ प्रेसेस करेगा, और जो आपका एस स्टार है वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही एंगल बनाएगा, दोनों के बीच का एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब जैसे जे कपलिंग एल एस कपलिंग थी, वहाँ पे आपने अच्छे से इस चीज़ को देखा है कि अगर बीच का रिजल्टेंट कुछ और बन रहा है, किसी और चीज़ के अलोंग वो प्रेसेस करते हैं, तो आपको उनका जो रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट के साथ आपको उसका प्रिसेशन बताना होता है। तो यहाँ पे ये जो एल स्टार एस स्टार है, वैसे इसका रिजल्टेंट कुछ नहीं बन रहा है, तो वो अलग से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रेसेस कर रहे थे, तो हमने इन दोनों को इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि ये जो आपका एल स्टार और इनका जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये और कुछ नहीं हमारा एम एल की वैल्यू ही दे के जाता है। ये प्रोजेक्शन ही तो है, एक तरह से प्रोजेक्शन ही तो है हमारा, ठीक है। तो इसको प्रोजेक्शन को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये ना लिखती और खाली ये कह दूँ कि मेरे पास जैसे आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका ये ले लिया और ये आपका क्या है एल वेक्टर हो गया, तो ये इसके बीच का क्या हो गया थीटा, तो ये एल और बी के बीच का एंगल ही तो था ये एल स्टार और बी के बीच का एंगल। तो इसको तो हमने निकाला हुआ है ना स्पेस क्वांटाइजेशन से। स्पेस क्वांटाइजेशन से मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉस ऑफ थीटा होता है ये और कुछ नहीं एम एल अपॉन में एल स्टार ही होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से एम एल की वैल्यू कितनी हो गई, ये एल स्टार और कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या था एल और बी के बीच का एंगल। तो यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एल स्टार और कोस ऑफ एल स्टार बी स्टार को एम एल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको लिखा वैसे क्या मैं एस स्टार और कोस ऑफ एस स्टार बी स्टार को उस फॉर्म में नहीं लिख सकती, एम एस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा रिजल्टेंट कितना हुआ, जो अपने टर्म सेपरेशन आई एल एस के द्वारा, वो हो गई हमारी अल्फा डैश एम एल एम एस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस फैक्टर को इसके अंदर जो हमारी पहले वाली आपकी टर्म, ये जो टोटल एनर्जी निकली थी आपकी टर्म शिफ्ट, सॉरी जो मैंने बताया था ये टर्म शिफ्ट, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको एडअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि टोटल टर्म शिफ्ट कितना आया, टोटल टर्म शिफ्ट। तो अब हमें ये बताना है कि टोटल टर्म शिफ्ट इसके अंदर कितना आया है, ठीक है। तो टोटल टर्म शिफ्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके एक टोटल टर्म शिफ्ट आएगा आपका, जिसको हम क्या बता रहे हैं माइनस डेल्टा, क्योंकि वो भी माइनस डेल्टी में था ये भी माइनस डेल्टी में था। तो टोटल टर्म शिफ्ट इन दोनों को ऐड करके बता दीजिए। तो ऐड करके बताएंगे तो कितना हो जाएगा, एम एल प्लस में 2ms, और ये कितना हो जाएगा ई बी बाई 4πmc, और प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा डैश एम एल एम एस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है, आपका टोटल टर्म शिफ्ट निकल गया आपका, किसके लिए, पास्चन बैक इफेक्ट के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, इसके अंदर बिल्कुल ध्यान से सुनो, आपके पास एक क्वेश्चन आया था पहले, किस चीज़ के लिए, आपके पास जो वो आया था वो सोडियम एटम के लिए आया था। सोडियम एटम के अंदर अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, या तो वो कहेगा एनामोलस जीमन इफेक्ट की एप्लीकेशन के साथ दो उसको, ठीक है। यानी कि एनामोलस जीमन इफेक्ट की एप्लीकेशन के साथ दोगे तो यानी कि आपको वहाँ पे वीक फील्ड अप्लाई करना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि स्प्लिटिंग आपको दिखानी है सोडियम एटम के अंदर, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग लेके चल रहे हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग लेके चल रहे हो तब आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग डालनी है कि पास्चन बैक इफेक्ट का यूज करते हुए आपने क्या बताना है, डबलेट ऑफ सोडियम एटम बताना है, ठीक है। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए
पाश्चन बैक इफेक्ट ऑफ डबलेट ऑफ सोडियम एटम। अब आप ये सोच रहे होंगे डबलेट क्यों लिखा, बेटा डबलेट ही तो ले रहे हैं, डबलेट ही तो ले रहे हैं सोडियम की। आपको सबको पता है सोडियम एटम के अंदर दो लाइंस आपकी इनिशियली, अगर आप वीक मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहे तो दो उसमें आपकी ट्रांजिशन होती है। कैसे? 2p से 2s के अंदर होती है, ठीक है। अभी बता रही हूँ दो कैसे हुई, बता रही हूँ वेट करो, ठीक है। देखो पहले तो हमारे पास क्या है, 2s से 2p के अंदर होती है। ये 2 क्या है, मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी में 2 की वैल्यू का मतलब क्या है कि वो डबलेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कैसे कहा कि इसके अंदर d1 d2 लाइन्स आ रही हैं, तो आप कहोगे कि मैडम इसके अंदर ऐसे हो रहा है कि l की वैल्यू तो हमारी 1 है और s क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 से रिप्रेजेंट की जाती है जिसकी वैल्यू 2 है। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका p टर्म के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम j है वो l + s से लेके l - s तक जाएगा। तो 1 प्लस में हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और 1 - हाफ करेंगे तो हमारा हाफ ही हो जाएगा। तो इसका मतलब j की वैल्यू अगर 2 हैं हमारी, तो यहाँ पे आपकी दो वैल्यूज़ होंगी 2p 3/2 और एक होगी 2p हाफ। अब इनकी ट्रांजिशन हमें 2s के ऊपर करनी थी, तो हमें पता है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 का होने का मतलब ये है कि स्पिन तो हमारी हाफ है और l आपका s ऑर्बिट के लिए कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा सिर्फ एक ही रह जाता है यहाँ पे, जो कि कितना हो गया, j हाफ। इसका मतलब दोनों की दोनों ही हमारी j हाफ यानी कि हमारा 2s हाफ के ऊपर और ये भी 2s हाफ के ऊपर ट्रांजिस्ट करेगा, ठीक है। जैसा कि हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर भी देखा है। और जो हमारी 2p हाफ से 2s हाफ के ऊपर ट्रांजिशन होती है उसको हम d1 लाइन बोलते हैं और 2p 3/2 से 2s हाफ के ऊपर ट्रांजिशन होती है उसको हम d2 लाइन बोलते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 5896 एंगस्ट्रॉन होती है और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 5890 एंगस्ट्रॉन होती है। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉन का है जो कि बहुत छोटा है, इसीलिए हम सोडियम एटम को एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको इसीलिए वहाँ, क्योंकि इसकी दो लाइन्स आ रही है तो आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने इसके अंदर सोडियम एटम को, क्योंकि सोडियम की आपकी दो लाइन्स आपकी आती है, डबलेट दिखता है जब आप जो आपका टेलीस्कोप है उसे देखते हो तो डबलेट लाइन्स दिखती हैं एक सोडियम येलो लाइन के अंदर से। तो अगर वो दो आपको दिख रही हैं तो आप उसको मोनोक्रोमेटिक कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक का मतलब तो क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ की, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि एग्जामिनर को कि सर जी ऐसा है कि इन दोनों के बीच ये आती तो है हमारी दो, तो इतने आपकी वेवलेंथ आपकी इतने एंगस्ट्रॉन की होती है। तो इनका अगर हम बीच का देखें यानी कि इनका सेपरेशन देखें तो उसके अंदर दोनों के अंदर सिर्फ 6 एंगस्ट्रॉन का ही अंतर होता है जो कि बहुत छोटा है। इसीलिए हम सोडियम एटम को मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पाश्चन बैक इफेक्ट दिखाना था। ये मैंने आपको d1 d2 लाइंस बता दी हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझाया है पाश्चन बैक इफेक्ट ऑफ द डबलेट ऑफ आपका सोडियम एटम के लिए आ गया, तो लिखो भी तो गए उसके लिए, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। इन सोडियम द डबलेट arises due to transition between, कहाँ से, एक तो 2p 3/2 से 2s हाफ के ऊपर जिसको हम d1 लाइन बोलते हैं, एंड 2p हाफ से आपकी ट्रांजिशन होती है 2s हाफ के ऊपर जिसको हम, एक मिनट 2p 3/2 इस पे जो होती है इसको d2 लाइन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, d1 लाइन, जो हमने अभी ऊपर बताया है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो जो आपका p लेवल है वो आपके कितने सब लेवल्स के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो बताना है। तो इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड
P level splits into 6 सब लेवल्स। वैसे तो आपको पता ही चल रहा है सब लेवल 6 में कैसे हो गया, क्योंकि P के लिए बोला है, P के लिए 2 आपकी J की वैल्यू है, तो ये 3/2 से -3/2 तक जाएगी, तो 3/2 हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2, 4 तो ये हो गई, ठीक है। और P हाफ के लिए जाएंगे तो प्लस का हाफ माइनस हाफ, 2 इसके हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए आपके बेटा 6, तो यानी कि इसके 6 सब लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किसके लिए लिखोगे आपके, और P के लिए आप बताओगे, एंड S के लिए S लेवल स्प्लिट्स इनटू 2 सब लेवल्स, और S किसके अंदर स्प्लिट हो रहा है आपका, 2 सब लेवल्स के अंदर स्प्लिट होता है, ठीक है। तो 4 P लेवल, P लेवल के लिए हमें पता है L की वैल्यू 1 है और ML 1 0 -1 रहेगा, ठीक है। और 4S, S के लिए बेटा कितना हो जाएगा आपका, L = 0 है और ML कितना है, 0 है, ठीक है। और इसके लिए MS की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है स्पिन तो आपकी हाफ ही रहेगी, तो MS की 2 वैल्यू होंगी प्लस माइनस हाफ, यहाँ पे भी MS की बेटा 2 ही वैल्यू रहेंगी, कितनी, प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो अगर ये है तो इसके लिए टोटल लाइंस अगर आपको बतानी है तो आप उससे निकाल सकते हो, वैसे तो फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, या फिर आप 2J+1 से, या फिर सब लेवल्स के लिए एक और फॉर्मूला होता है 2 × 2L+1, ठीक है। या फिर आप सब निकालना है तो 2 में J+1 से भी कर सकते हो, J की वैल्यू जैसे यहाँ पे कितनी हो गई, इसके लिए करेंगे तो 3/2 पुट कर दूंगी, 3/2 पुट कर दिया तो यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4 तो इसके लिए हो गया, और इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल आपका हाफ, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा। या इससे करके देख लो, इससे कितना हो जाएगा, 2 × में 2, L अपना 1 हो गया +1, तो 3 और 2, यानी कि टोटल वैसे ही निकल गया आपका ऑर्बिट के हिसाब से, यानी कि 6 आपके सब शेल्स बनेंगे, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से करोगे तो J को अगर लेके चलोगे 2J+1 सब लेवल्स का फॉर्मूला है ये 2J+1, और ये वाला, तो अगर एक ऑर्बिट के लिए सब लेवल्स उसमें देखने हैं तो इसके लिए तो जैसे J की वैल्यू अगर सिंगल होती तो हम ये बोल सकते थे कि खाली ये भी यूज़ हो सकता था, लेकिन अब दोनों के लिए देखना है तो दोनों के लिए हम फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके लिए भी तो सब लेवल्स निकालने पड़ेंगे, तो 2L + 1, L हमें पता है यहाँ पे 0 होता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके सब लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें उसकी ट्रांजिशंस बनानी है, तो एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसके लिए सारी चीज़ें भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे पीछे आपने क्या किया था, G की वैल्यू, GMG की वैल्यू, ये सारी चीज़ें निकाली थी, क्योंकि सिलेक्शन रूल के अंदर MJ इंपॉर्टेंट था, MJ तक निकालना था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने ये लिए हुए हैं, तो अब हमारे पास मेन 3 टर्म्स हो गई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, कौन कौन सी, एक तो 2P 3/2, एक 2S हाफ और एक 2P हाफ, यानी कि इन तीनों टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या देखना पड़ेगा, इनकी इंटरेक्शन एनर्जी, कि अगर आप लेके चलोगे तो इन तीनों में इंटरेक्शन एनर्जी कितनी कितनी सेपरेशन है वो, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपका जो मेन आपका सिलेक्शन रूल ML + में 2MS है, इसके अकॉर्डिंग आपको वो सिलेक्शन रूल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इनकी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके लिए टोटल जो आपका सिलेक्शन रूल, इनके जैसे टोटल हमने कर लिया सबका ML + में 2MS, और उसके बाद कौन सी लाइन आपकी वो ट्रांजिशन दिखाएगी, सिर्फ वही जिसमें डेल ML + में 2MS 0 ± 1 के इक्वल होगा, सिर्फ वही ट्रांजिशंस अकर करेंगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक टेबल बना लीजिए, अलग पेज पे बना देती हूँ। बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। नहीं हो रहा ना, चलो
देखो आपने ये जो बनाया इसके अंदर यहाँ पे डालो टर्म, ठीक है, यहाँ पे डाल लिया टर्म, ठीक है। टर्म डालने के बाद यहाँ पे डालो, और ये आप कब लेके चल रहे हो, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं दिया हुआ उस टाइम पे, ठीक है। आपका जो टर्म सेपरेशन, जो टर्म्स है उनके अंदर जो टर्म सेपरेशन है वो कितना आता है उसके लिए, वो फिर एल की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे डाल लीजिए, जब आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया तो एल की एम एल की वैल्यू कितनी आई, एस की एम एस की वैल्यू कितनी आई, और यहाँ पे एम एल प्लस में 2ms जो हमें सिलेक्शन रूल जिसके अकॉर्डिंग फिर करेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद फिर इनकी वैल्यूज़ के ऊपर सिलेक्शन रूल अप्लाई होगा ना, वो बताएंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डैश एम एल एम एस कितना आया, ठीक है। तो बेटा आप पहली टर्म लेके चलो। देखो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मैंने जब आपको किधर बताऊँ, दूसरे पेज में जो जगह बची थी वहीं बता देती हूँ। जैसे देखो हमने आपका डबलेट टर्म सेपरेशन का, जब आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर डबलेट टर्म सेपरेशन था, वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टो इज इक्वल टू आपका अल्फ़ा डैश एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार एस स्टार, जिसको हम जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे वैल्यू 2 आई हैं, 2p 3/2 और 2p हाफ। तो आपने क्या करना है, एक बारी 3/2 j को पुट करना है, l और s आपके सेम रहेंगे, l की वैल्यू को 1 और s की वैल्यू को आपको हाफ पुट करना है। तो 3/2 के लिए जो आपका टर्म सेपरेशन आता है वो कितना आता है बेटा, अल्फ़ा डैश बाई 2 आता है, ठीक है। और अगर आपका हाफ इसके अंदर पुट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका जो टर्म सेपरेशन होता है 2p हाफ के लिए वो आपका आएगा माइनस में अल्फ़ा डैश। और अगर हम कौन सी टर्म लेके चलते हैं, 2s हाफ का लेके चलते हैं, तो यहाँ पे j की वैल्यू तो हाफ हो गई है, s आपका कितना हो गया, आपका हाफ, और ये 0 हो गया। तो ये हाफ मतलब हाफ इंटू में हाफ प्लस 1, ये माइनस में हाफ इंटू में हाफ प्लस 1, तो टोटल आपका यहाँ से कितना हो जाता है, टर्म सेपरेशन आपका 0 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। और जे स्टार मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, और उसका जे स्टार का स्क्वायर करना है। जे स्टार क्या होता है, अंडर रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो जस्ट कितना आएगा, j इंटू जे प्लस 1, ठीक है। बार बार बता रही हूँ ताकि आप ध्यान रखो कि इसके बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में बैठ के जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो बेटा यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी, प्लस था या माइनस था, प्लस था या माइनस था, माइनस लगा दिया तो सारा गलत हो जाएगा, और प्लस का रिजल्ट कर दिया, प्लस में लगा दिया तो फिर हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा कितना हो गया, j इंटू में j प्लस 1 होता है, ठीक है। तो अब चलिए हमारे टेबल के पास चलते हैं। टेबल के अंदर मैंने टर्म के लिए बताया था, पहली टर्म लिखती हूँ 2p 3/2 के लिए, ठीक है। पहली टर्म मैंने किसकी लिख दी, 2p 3/2। 2p 3/2 के अंदर आप सभी को पता है कि p मैंने अभी बताया था कि जो टो की वैल्यू है वो कितनी है, अल्फ़ा डैश बाई 2 है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी l की वैल्यू है p के लिए वो कितनी होती है, 1 होती है। s आपको एक ही लेना है, हाफ, लेकिन आपको ये पता है ml की वैल्यू 1 के लिए 3 होती है, 1 0 -1, तो इन तीनों के लिए l 1 है। ms आपका कितना है, हाफ। अब बेटा आप ms की वैल्यू, क्योंकि प्लस हाफ से माइनस हाफ होती है, तो आप ms कौन सा कंसिडर करोगे, ये आपका यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर मतलब होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे टर्म कौन सी है, 2p 3/2 है। अगर 2p 3/2 है तो 3/2 कब बनेगा, जब 1 प्लस में हाफ होगा, यानी कि 1 आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपकी 3 वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कहना है कि आपका ये वाला आपकी 3 वैल्यू उसमें अलग अलग प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ इस तरीके से करेगा। ऐसा नहीं, रिजल्टेंट हमें इसके अंदर क्या मिलना चाहिए, हमें यही 3/2 का ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए 1 प्लस हाफ करना ज़रूरी है, 1 माइनस हाफ में j चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हर बार जो हम ms की वैल्यू लेके चलेंगे इन तीनों के लिए, वो हमें हाफ ही कंसीडर करनी पड़ेगी,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ml प्लस में 2ms करना है। तो ml प्लस में 2ms करेंगे तो ms की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दो, 1 प्लस में 1 तो हो गया 2, 0 प्लस में 1 कितना हो गया 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है। अब क्या करना है, अल्फा डैश को ml और ms से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ, और अल्फा से करना था तो अल्फा डैश बाई 2 हो गया। 0 की मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो 0 आएगा, और इससे भी करेंगे अल्फा डैश से तो भी रिजल्टेंट 0 ही आएगा। ठीक है। उसके बाद अल्फा डैश की ml ms से, ml माइनस है और ये प्लस का, तो हाफ इंटू में -1, माइनस का हाफ हो जाएगा, और अल्फा डैश से करूँगी तो माइनस के अल्फा डैश बाई 2। ठीक है। ये रिजल्ट आपका किस टर्म के लिए आया था बेटा, ये रिजल्ट आपका आया है 2p3/2 के लिए। अब आपको करना है 2p हाफ के लिए। अगर 2p हाफ के लिए हम इसके अंदर करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया टर्म सेपरेशन कितना आता है हमारा, इसके अंदर माइनस के अल्फा डैश आता है। ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए वही जो हमने तीनों ऊपर करे हैं उसी तरीके का हमें रिजल्टेंट इसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर वैसा ही रिजल्टेंट हमें इसके अंदर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, l क्योंकि इसके अंदर 1 है, s की वैल्यू दोनों के लिए कितनी रहे आपकी, हाफ ही रहेगी। अब ml की वैल्यू क्योंकि ये 1 था तो कितना होगा 1 0 -1 रहेगा। अब ms की वैल्यू को हम क्या करें, अब आप ये सोच रहे होंगे इनको क्यों नहीं फिल किया, बेटा हाफ ही रहेगा, ये हाफ ही फुल करना है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ कौन सी ms की वैल्यू लूँ मैं, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे 2p हाफ यानी कि ये कब बनेगा, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब s आपने लिया ही नेगेटिव में है, अगर लिया ही नेगेटिव में है तो ms आपका एक ही रह गया -1/2 के लिए। ठीक है। तो अब ये अपना इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, ml प्लस में 2ms की वैल्यू बतानी है, ml प्लस में 2ms की वैल्यू बतानी है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये कितना हो गया -1, ये -1, ये -1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 0 -1 कितना हो गया -1, -1 -1 कितना हो गया -2। ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हाफ, तो माइनस अल्फा डैश बाई 2, क्योंकि हमें तो अल्फा डैश से फिर मल्टीप्लाई करना था। ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका अल्फा डैश बाई 2 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आपकी एक लास्ट टर्म यहाँ पे रिमेनिंग रह गई है, वो कौन सी है आपकी 2s हाफ वाली। ठीक है। एक लास्ट टर्म को और लिख लीजिए बस, फिर इसके बाद फिर हमें एनर्जी लेवल डायग्राम ही ड्रॉ करना है इसके लिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब इसके लिए तो मैंने टर्म एनर्जी तो आपकी निकाल के ही बता दी थी, जो कितनी होती है 0 होती है, एल की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। स्पिन क्योंकि हमारी इसके अंदर क्योंकि ये 0 है तो ये तो 0 हो गया, लेकिन एक सिंगल स्पिन के लिए इसकी वजह से जो आपका जे है वो तो हमारा वेरी कर रहा है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए ही बताना पड़ेगा। तो ये आपके दोनों के लिए हो गए हाफ और -1/2 के लिए। ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो 1 और ये -1, तो 0 + 1 तो 1 हो गया, 0 - 1 अपना -1 हो गया, और मल्टीप्लाई करके इसको अल्फा डैश से करूँगी तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, वो सीधी लाइन ही आएंगी, तो हम उसको 0 लिख देंगे। ठीक है। तो आपको क्या करने थे, ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद क्या करना है, सिलेक्शन रूल जो हमने कर रखा था उसको उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसको दिखाने के लिए मैं आपका ये ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं एक फिगर आपको शो कर रही हूँ, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको करना है। ठीक है। और जूम करके दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो जैसे मैं समझा रही हूँ एक बार इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश करो। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, दिख रहा है ना सभी को, अच्छे से पूरा क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने पहले 9 फील्ड लिया। ठीक है। अगर कोई फील्ड नहीं दे रखा तो आपके पास ये 2p 3/2, ये 2p हाफ और ये 2s हाफ है, इसके अंदर ये ट्रांजिशंस होंगी। तो आपको बताया है इंटरेक्शन एनर्जी इसकी अल्फा डैश बाई 2 थी और इसकी -अल्फा थी। ठीक है। तो जिसकी जितनी एनर्जी वो उसमें नीचे लाई करेगा, ये हाइपोथेटिकल सेंटर से नीचे हो जाएगा, ये हाइपोथेटिकल सेंटर से ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें जो हमारा ये 2p हाफ से 2s हाफ के अंदर ट्रांजिशन होती है, इसको हम D1 लाइन बोलते हैं, और इसकी आपकी वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉन होती है। जो आपकी
2p3/2 से आपकी 2s हाफ के ऊपर ट्रांजिशन होगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी मतलब D2 लाइन्स आएगी और 5890 एंगस्ट्रॉन, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है 6 एंगस्ट्रॉन है। ठीक है, ये कब था? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अब आपने क्या किया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, यानी कि कैसा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये अब किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपके एनामोलस जीमन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एनामोलस जीमन इफेक्ट के अंदर क्योंकि आपका जो सिलेक्शन रूल होता है वो आपका mj के लिए होता है 0 ± 1। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो j की लाइन थी ना उसको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। और j को अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 3/2 4 वैल्यूज के अंदर स्प्लिट होगा, +3/2, फिर हाफ, फिर -½ और फिर -3/2। फिर ये जो आपका हाफ है ये आपका +½ और -½ दो लेवल्स के अंदर ये देख सकते हो, इन दोनों के अंदर इसकी स्प्लिटिंग हो गई है। ठीक है, अब कैसे इसका ड्रॉ वाला मैंने पूरा आपको बता रखा है, इस सिलेक्शन रूल को अप्लाई करके कैसे ये ट्रांजिशन दिखा रहा था वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो वहाँ से मैंने आपको बताया था कि 2p हाफ से आपका 2s हाफ के अंदर करते हैं तो हमारी 4 ट्रांजिशंस वहाँ से आती हैं, और जब हम 2p3/2 को 2s हाफ के ऊपर ट्रांजिशन करते हैं तो 6 आता है। तो बच्चा ये क्वेश्चन आता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपकी जो ट्रांजिशन होती है 2p से 2s, 2p से 2s, तो कितनी ट्रांजिशंस होंगी? तो आप कहोगे 4 + में 6 = 10, सो देयर विल बी द 10 ट्रांजिशंस बिटवीन द फ्रॉम 2p to 2s। ठीक है, तो वहाँ पे 10 ट्रांजिशंस होंगी। अब किसके बारे में आता है? अब हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको पता है वहाँ पे ये फैक्टर हमारा आता है ml + में 2ms + में α-ml-ms। ठीक है, ये फैक्टर हमारा वहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का फैक्टर हमारा यहाँ पे अराइज होता है तो अब हमें क्या करना है बच्चे? अब हमें ml और ms को अलग से देखना है। आपको इस mj की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बस ये तो इसलिए है क्योंकि आपके टोटल mj 6 बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 6 पॉसिबल वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा, बस इसलिए है। बाकी आपने इनको ही इस तरीके से एक ये हाइपोथेटिकल सेंटर बना दिया और इसके अराउंड अकॉर्डिंग जितनी आपकी ये जो आपकी टर्म वैल्यू निकली थी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको अप एंड डाउन शिफ्ट कर दिया, बस इतना फ़र्क है इसके अंदर। ठीक है, तो अप एंड डाउन इसको शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग के बाद आपकी जैसे ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ms की उस पर ट्रांजिशंस दिखानी है। तो आप इसकी ट्रांजिशंस को आपके सिलेक्शन रूल जो है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये आपके ट्रांजिशन फुलफिल करेंगी। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे इसने तो ये ml + में ms करके करा है, तो आप ml + में 2ms करके जो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, हमने सबके लिए किया हुआ है ना। 2p जैसे 3/2 के लिए था तो 3 टर्म साइन थी उसके लिए। ठीक है, और फिर दूसरे वाले के लिए 2p हाफ के लिए जैसे है तो आपकी 3 टर्म्स आई थी, तो 3 3 6 आपकी टर्म्स हो गई थी। तो एक कौन सी, और ये नीचे ऊपर वाली, तो इसको ध्यान से आपको प्लॉट करना है, इसीलिए मैंने इसको जूम करके दिखाया है। इसको अच्छे से प्लॉट करिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से प्लॉट करना है, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन रूल ml + में 2ms के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख लीजिएगा। और वैल्यू लिखने के बाद आप इसको जैसे आप ट्रांजिशन करोगे तो आप वहाँ पे देखोगे आपके टोटल यहाँ पे क्या हो रही हैं, 6 ही लाइन्स क्या होती हैं, अराइज होंगी। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा 2 2 2। ठीक है, 2 आपके किसके लिए हो गए हैं, आपके पाई के, 2 आपके पाई के और 2 आपके सॉरी ये 2 सिग्मा सिग्मा और ये 2 पाई, इस तरीके से आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी। देखो इन्होंने पी पी और ये सिग्मा सिग्मा इस तरीके से बता रखा है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया आपका कि एक तो पाई हो गया और 2 कैसे हो गया आपके सिग्मा की इंटेंसिटी हुई है। तो ये एक तरह से इस तरीके से ये 3 ही आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जब हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया था तो अलग अलग निकल के आ रहे थे, किसी में 1 आ रही है, किसी में 2 सिग्मा आ रहे, 2 प्लस आ रही है, माइनस आ रही है, 1 0 आ रही है, इस तरीके से उसमें आती है। तो आप इसके अंदर और इसमें देखो जैसे 0 0 और पाई इस तरीके से आपकी आई थी टर्म्स में। तो यहाँ पे तो सबके 2 2 बन रहे हैं, तो एक एक करके मैं इस तरीके से बता सकती हूँ। तो अगर एक एक करके मैंने इसके अंदर से बताए हैं
तो ये किस 3 आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, 3 किस में होती है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर जो आपका ये था वो किसके अंदर चेंज हो गया, आपका नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हो। बुक के ऊपर मत जाना कि मैंने कौन सी बुक को प्रेफर कर रखा है, बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक बुक में से नहीं है, बहुत सारी बुक है मेरे पास। ठीक है, तो ये एक बुक का मटेरियल नहीं है, इसीलिए मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि ये एक बुक में से नहीं है, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी बुक का एक अलग से आपका पूरा वो बना के मैंने तब आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा एंड सेफ रहिए, घर पे ही रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।